हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो में रोटेशनल मोशन यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का फोर्थ कंसेप्ट एड ऑन वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन के कंसेप्ट और साथ ही साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसे कहते हैं हम टॉपलिंग। तो टॉपलिंग और रोलिंग मोशन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले इस चैप्टर के 3 और कंसेप्ट्स मैंने पढ़ा दिए हैं, तो अगर आपने उन कंसेप्ट्स को नहीं देखा है जिसमें हमने टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सारे का एक्सप्लेनेशन किया है, आप प्लीज उनको भी जाकर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं, यानी कि वीडियो की शुरुआत करते हैं रोलिंग मोशन से। तो पहली बात तो रोलिंग मोशन है क्या? ये बाकी दोनों मोशन जैसे ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन से कैसे अलग है? तो इन दोनों के लिए मुझे एक बार ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन को रिकैप करवाना पड़ेगा। तो पहले तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन साथ में हो रहा हो तब उसे कहेंगे रोलिंग मोशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इसको थोड़ा इजीली समझते हैं। पहले समझते हैं ट्रांसलेशनल मोशन को। तो देखो ट्रांसलेशनल, यहां पे मैंने कंसीडर किया है एक व्हील जो कि मूव कर रही है किसी एक प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। तो अब जब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मतलब ये सिर्फ मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेट नहीं हो रहा है, मूव कर रहा है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो किसकी वेलोसिटी मानी जा सकती है? कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से पूरा का पूरा हर एक पॉइंट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो अगर मैं फिर से कंसिडर करूं, ठीक है, ये देखो हर एक पॉइंट, अगर मैं यहां पे सारे पॉइंट्स कंसिडर किया तो सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में, जिस तरफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसी तरफ मूव कर रही है। सो दैट इज द केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन के केस में जैसे ही हम आते हैं, रोटेशनल मोशन के केस में जैसे ही आते हैं कि अगर रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन आपको पता है क्यों होता है? टॉर्क के वजह से होता है, ठीक है। उस केस में नहीं आते, मोशन को समझते, रोटेशनल मोशन मतलब, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैं हर एक पार्टिकल को कंसीडर करूं तो इस पार्टिकल की जो मोशन की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रही है। बट अगर कांस्टेंट रोटेशनल मोशन है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम है। और एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रही है अपने प्लेस से, ठीक है, सेंटर, जस्ट सेंटर की बात करता हूं। तो ये हो गया रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब अगर दोनों को कंबाइन करें कि अगर ये रोटेट भी हो रही है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज भी होते जा रही है, साथ ही साथ ऐसा भी हो रहा है कि ये आगे भी बढ़ रही है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास की भी कोई वेलोसिटी है। देखो दोनों में डिफरेंस समझो। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस था? ट्रांसलेशन मोशन में ये था कि वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की कुछ एक वेलोसिटी थी जिससे वो आगे मूव कर रही थी। बट रोटेशनल मोशन में हो गया कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं है, बस वो रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस वो रोटेट कर रही है, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसमें अगर मैं बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर पार्टिकल्स को कंसिडर करूं तो उन सब की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन के तरफ में। बट यहां पे ऐसा नहीं है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, बिकॉज अगर रोटेशन हो रहा है तो एक एक पार्टिकल जो है वो अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि एक एक पॉइंट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो क्या हो रही है, ठीक है। रोलिंग मोशन हो रहा है तो क्या हो रही है? अगर रोलिंग मोशन होता है दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, तो इसमें देखो कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। भले ही पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन फटाफट चेंज होते जा रही है, लेकिन
ये जो पार्टिकल है अबाउट सम पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं एक हॉरिजॉन्टल पार्टिकल इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे जीरो हो रही है मैं समझा रहा हूं। देखो अगर ये मैं व्हील कंसीडर किया और यहां पे एक पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी मैं किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखूं तो, और मैं क्या कह रहा हूं, ये रोटेट भी हो रही है और साथ ही साथ आगे भी मूव कर रही है, ठीक है। रोटेट भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है, साथ ही साथ आगे भी मूव कर रही है। देखो ये कैसे रोल होके आगे को जा रही है, जैसे एक व्हील मूव करती है, ठीक है। तो रोटेट भी हो रही है, साथ ही साथ आगे भी मूव कर रही है। तो आगे मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ एक होगी दिस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल में कंसीडर करता हूं ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि ये पीछे की ओर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन पार्टिकल की इस तरफ है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो है इस तरफ, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम लिखते हैं Vc इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर प्योर रोलिंग का केस है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है आर इंटू ओमेगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द जो भी सर्कल, सेंटर फ्रॉम रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर मैं इसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मानता हूं, ठीक है। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब एक पार्टिकल की, देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट, Vc माइनस आर डब्ल्यू हो जाती है जीरो, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। Vc माइनस आर डब्ल्यू होगी जीरो। तो एक पॉइंट पे इस पार्टिकल की, किसी एक पार्टिकल का जो रिलेटिव वेलोसिटी है अबाउट द एक्सिस वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन के केस में ये होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ रहती है बट ये रोटेट भी हो रही है। तो इस केस में रोलिंग दो टाइप के हो सकती है, एक होती है रोलिंग विदाउट स्किडिंग। विदाउट स्किडिंग मतलब जब स्किड ना कर रही हो, और स्किड मतलब क्या, स्लिपिंग होना, स्लिप होना, राइट। और जब, क्योंकि जब अगर स्लिप हो रहा है तो ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था ट्रांसलेशन मोशन में स्किड करते हुए, जैसे कि सिर्फ हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर उसी के तरफ है, ठीक है। तो अगर सिर्फ स्किडिंग हो रही है दैट इज द ट्रांसलेशन मोशन, और अगर प्योर रोलिंग है तो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, रोलिंग विदाउट स्किडिंग। स्किडिंग यानी कि बिना स्लिप हुए जा रही है, ठीक है। तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है दैट वी कंसीडर एज आर ओमेगा, मतलब नॉट कंसीडर, दैट इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग और रोलिंग मोशन। तो रोलिंग के केस में जहां पे दो मोशन हो रही है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस, सेंटर ऑफ मास का तो ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, दैट वो अपने लाइक वो स्ट्रेट मूव कर रही है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो बाकी जो रोटेशन हो रहा है, अच्छा यहाँ पे अबाउट सेंटर ऑफ मास दिया गया, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब हमें पता है कुछ भी चीज रोटेट अगर हो रही होती तो कुछ एक उसका एक्सेल होता है या फिर एक्सिस होती है जिसके अबाउट वो रोटेट होती है। तो अगर ये व्हील की हम बात कर रहे थे, जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में मैंने व्हील के बताया था, तो व्हील की क्या थी, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ये फिक्स्ड है और ये एक्सेल लगी है, ठीक है। अब इसके अराउंड ये रोटेट हो रही है, ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रही है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, और सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रही है, ठीक है, फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, एक्सेल के साथ में फिक्स्ड है, बट ये तो रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन में तो है, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन ऐसे मूव हो रही है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है उसकी एनर्जी को हम मिलाएंगे तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है। तो देखो नॉर्मल से अगर ट्रांसलेशन मोशन होता है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन दैट इज हाफ m
वी स्क्वायर, वी किसकी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या, कैसे लिखते हैं, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू आर ओमेगा, दैट इज रेडियस बाई ओमेगा, और आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर। अच्छा, अब के क्या है, के है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम, तो इसको कोई भी एम लिखो, राइट, स्मॉल एम लिखो या कैपिटल, मैं स्मॉल एम कर देता हूं, एम वी सी एम यानी कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ, स्मॉल एम ही लिख रहा था ना, एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं अगर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेता हूं, सो क्या लिख सकता हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इससे भी अच्छा अगर मैं लिखूं कि हाफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा आर दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम सीधा लिख सकते हैं हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने निकाला क्या, रोलिंग मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमने निकाली है, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कौन सी चीज है, के है रेडियस ऑफ गायरेशन और आर है रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और फ्रॉम द पॉइंट जहां से वो एक्सिस है, राइट, जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक केस में, जैसे कि डिस्क का केस कंसीडर करो या कोई सिलेंडर का केस कंसीडर करो कि किसी के अराउंड अगर रोटेशन हो रहा है तो हमें क्या के स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकाल सके तो वो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, हम ऐसे भी तो बिना इसके निकाल के भी कर सकते थे, आई इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा, आई क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किसी भी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ कोई भी अगर मोशन हुआ, कोई भी अगर मतलब डिपेंडिंग ऑन द बॉडी कि अगर वो सर्कुलर डिस्क है या रिंग है या कुछ भी है, तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस लिख सकते हैं। तो बस मैंने जनरलाइज करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन को लिखा है। ठीक है, जनरलाइज करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन को लिखा है ताकि ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ सके। देखो अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ये हर एक बॉडी के लिए डिपेंडिंग ऑन इट शेप कि रिंग है या डिस्क है, इसके लिए हम अलग अलग निकाल सकते। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि रिंग के लिए शायद डिस्क के लिए इसकी होती है 1/2, राइट, रिंग के लिए कुछ और होगी। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये जो वैल्यू है ये यूनिट लेस वैल्यू आती है। ठीक है, या तो 1/2 1/4 लाइक दैट ये कोई एक वैल्यू आएगी। ठीक है, आप उसमें पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, देखो इंक्लाइन प्लेन तो हमने समझा था, इस पे ट्रांसलेशन मोशन हमने समझा था। अब बात करते हैं रोलिंग मोशन का। क्या है, अगर इंक्लाइन प्लेन से रोलिंग हो रही है तो क्या होगा। देखो केस तो दो हो सकते हैं फिर से कि रोलिंग या तो स्किड के साथ हो विद स्किडिंग, और एक हो सकती है विदाउट स्किडिंग, मतलब रोलिंग विदाउट स्किडिंग
और एक हो सकती है विथ स्किडिंग। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, प्योर रोलिंग, राइट, प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग नहीं होता है तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? देखो, अगर प्योर रोलिंग नहीं होता है तो हमें फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। देखो, वैसे तो फ्रिक्शन यहां पे भी लग रही है, फ्रिक्शन यहां पे भी लग रही है, बट फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट जो है उसको कंसीडर करना पड़ेगा अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो। अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन आ रहा है उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, इसको अगर हम क्लियरली थोड़ा सा इसके डायग्राम को समझते हैं, तो इसमें क्या हो रही है कि ये देखो, इसकी एक लग रही है mg नीचे, ठीक है, और एक क्या लग रहा है इस तरफ, दिस इज, अगर इसको एंगल हम थीटा मानते हैं, ठीक है, और इसकी ये रही mg साइन थीटा एंड दिस इज mg cos थीटा। इसे बैलेंस कर रहा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n, और फ्रिक्शनल फोर्स एक लग रही है क्या, स्मॉल f इस तरफ। ठीक है, स्मॉल f इस तरफ। तो देखो, अगर प्योर रोलिंग का केस है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स को किससे कम होना पड़ेगा, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस into n, that is the coefficient of static friction into the normal reaction। अगर ये केस है तो प्योर रोलिंग होगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब if frictional force is greater then क्या हो जा रहा है, वो प्योर रोलिंग, यानी कि रोलिंग विथ स्किडिंग होने लगेगा। ठीक है, अब समझेंगे थोड़ा सा इसको। इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा उसका फॉर्मूला है, एक इसके एक्सीलरेशन क्या उसको भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक और चीज हमें कंसीडर करनी पड़ती है कि अगर सपोज करते ये हाइट है h, ठीक है, इंक्लिनेशन की ये हाइट है फ्रॉम द बेस h, तो अगर मैं पहले इस पार्टिकल को, इस बॉडी को अगर मैं यहां पे रखता हूं और यहां से रोल करना स्टार्ट करता हूं, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या बताती है कि ये जो mgh होगी, mgh यानी कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मतलब ये यहां पे क्या कह रहा है, हाफ mv², किसकी, सेंटर ऑफ मास की, प्लस हाफ I ω²। समझ में आ गई बात कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी कैन राइट दैट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी हमने स्टेटमेंट निकाल के रखी थी, दैट इज हाफ mv² इंटू हाफ mv², यहां पे क्या लिखा था, 1 + k²/r²। ठीक है, ये हमने निकाल के रखी थी। के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, ये डिस्क है अगर, तो इसकी रेडियस r मैंने कंसीडर की। ठीक है, इसको कंसीडर करते हैं डिस्क के फॉर्म में। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूंगा कि k²/r² ये वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये किसी एक अगर डिस्क को हम कंसीडर करेंगे उसके केस में मैं बता देता हूं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस देख लेते हैं। ठीक है, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कि अगर रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन है, देखो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं फिर से, इसकी जो भी फोर्सेस लग रहे हैं mg, दिस इज द नेट रिएक्शन mg साइन थीटा cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हो गई बात। ओके, तो चलो देखो, अब जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है, एक्सीलरेशन वो क्या हो रही है, mg sin θ/m +
I by r square, और we can also write it as g sin theta by 1 plus k square by r square. ठीक है, अगर ये डिस्क है, मैं कंसिडर कर रहा हूं ये एक डिस्क है जो रोल होके आ रही है ऊपर से, ठीक है, तो डिस्क के केस में अबाउट इट्स सेंटर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ m r स्क्वायर. ठीक है, इसकी मास है सपोज m और ये है रेडियस r. ठीक है, कैपिटल R. ओके, कैपिटल R रेडियस r स्क्वायर, और I को हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में m k स्क्वायर लिख सकते हैं. तो 1/2 m r स्क्वायर इक्वल्स टू m k स्क्वायर. अब क्या है, दोनों मासेस सेम है. ठीक है, ये स्मॉल कैपिटल M लिख दिया मैं, दैट विल बी स्मॉल m. ठीक है, अब देखो मासेस को अगर मैं इक्वेट करूं तो यहाँ पे k स्क्वायर बाई मासेस को कैंसिल आउट करके k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या निकाल रहा हूं 1/2. तो जहां जहां पे k स्क्वायर बाई r स्क्वायर है वहां पे हम लिख सकते हैं क्या 1/2. तो इस तरह से निकाली जाती है k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू. कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, बहुत ही ईजी है. देखो बाकी बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, mg sin थीटा बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर. 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर. फ्रिक्शनल फोर्स इसे अपोज करने की कोशिश करेगी. फ्रिक्शनल फोर्स अगर, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वाले केस में कि अगर ये म्यू एस एन दैट इज इफ इट इज, ये प्योर रोलिंग का केस है. प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्किडिंग. अगर प्योर रोलिंग का केस है दैट मीन फ्रिक्शनल फोर्स शुड हैव टू बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन. दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स शुड हैव टू बी म्यू एस एन. कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, mg sin थीटा बाय 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर. ठीक है, शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस mg cos थीटा. इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ये म्यू होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा. mg will cancel out. tan थीटा by 1 plus r स्क्वायर by k स्क्वायर. वेरी सिंपल. ठीक है, तो ये केस है किसका, ये केस है प्योर रोलिंग का. ठीक है, और एक है क्या, टाइम. टाइम दी गई है कि अगर पूरे इस वाले यहां से अगर मैं कंसीडर करता हूं इंक्लाइन प्लेन के टॉप से नीचे तक आने में इसे कितनी टाइम लगेगी, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू रूट अंडर 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. देखो वैसे तो फॉर्मूले ये आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे बट ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है. बस 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के एक जनरलाइज फॉर्म में लिखा जा रहा है. इसको मैंने डिराइव कैसे किया, देखो डेरिवेशन मैंने बताया नहीं क्योंकि जेईई के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसको डिराइव किया जा सकता है कैसे, बस वही इक्वेशन से हम, जैसे हम पिछले वाले केस में हमने टोटल एनर्जी का ये जो इक्वेशन निकाला था यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी. वेलोसिटी निकल गई तो हम वहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन निकल गई, वेलोसिटी निकल गई तो टाइम निकाल सकते हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज करेंगे. ओके, समझ में आ गया प्योर रोलिंग का केस. लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के 3 इंपॉर्टेंट लॉज. देखो वैसे तो ये लॉज एनालॉगस है किसके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से. देखते, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट any given axis until and unless any external torque is applied. जब तक टॉर्क अप्लाई, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाता तब तक या तो वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन यानी कि मेंटेनिंग एन एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करेगी, या फिर वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी जब तक कि ना उस पर कोई टॉर्क अप्लाई किया जाता है. टॉर्क अप्लाई करने से ही क्या हो जाएगा, उसकी जो मोशन हो जाएगी वो यूनिफॉर्म आ जाएगी, उसमें एक एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा. ठीक है, बात करते हैं दूसरे लॉ की. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल टॉर्क. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
जो हो रही है वो फोर्स के बराबर, फोर्स के प्रोपोर्शनल हो रही थी। इस केस में क्या है, इस केस में भी देखो टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन को क्रिएट करता है, फोर्स जो है वो मोशन को क्रिएट करता है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल टॉर्क। बात करते हैं थर्ड लॉ की, व्हेन अ रिजिड बॉडी ए एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन अनदर रिजिड बॉडी, ठीक है। देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको रिलेट करके समझो। व्हेन अ रिजिड बॉडी ए एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन अनदर रिजिड बॉडी बी इन कॉन्टैक्ट विथ them, then the body B would exert an equal and opposite torque on a body A। मतलब जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि when a body A will exert force on another body B, the body B will give the same equal and opposite amount of force to the body A, ठीक है। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट रोटेशनल मोशन की केस में इसको हम कैसे समझ सकते कि अगर कोई एक बॉडी ए रोटेट कर रही है, ठीक है, उसी के कांटेक्ट में एक और बॉडी भी अगर लगी हुई है तो वो भी रोटेट करने लगेगी, ठीक है, वो भी रोटेट करने लगेगी। इसी का एग्जाम्पल हमने देखा था जब हम सॉल्व कर रहे थे क्या, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन को। मतलब जैसे ही हेलीकॉप्टर अगर बना दी जाती है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर में दो ब्लेड्स होते हैं ना, एक यहां पे रहता है, एक यहां पे रहता है, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर ये ब्लेड अगर ना दिया होता, ठीक है, ये वाली ब्लेड अगर ना दी होती तो क्या होती है, ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये मतलब रोटेट हो रही है, इसके कांटेक्ट में ये पूरा का पूरा सिस्टम है, दैट जो हेलीकॉप्टर का ये सिस्टम है, जो कॉकपिट है जिसे हम कहते हैं, तो ये भी रोटेट होने लगती इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट होने लगी, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करी तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगती। तो इसी के रोटेशन को बंद करने के लिए हमने एक यहां पे क्या लगा दिया है, एक पंखा लगा दिया, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि इसका जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो रहा है। नेट टॉर्क जीरो होने के वजह से ये स्टेबल रह पा रही है, नहीं तो ये घूम जाती है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स या चॉपर्स वगैरह जो आर्मी में यूज होते हैं, उसमें आप देखोगे कि एक ही हेलीकॉप्टर पे एक ही चॉपर, अगर ये वो हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो इसके ऊपर दो पंखे लगे होते हैं, राइट, एक ऐसा फिर इसके ऊपर एक ऐसा, ठीक है। लेकिन इन दोनों की जो मोशन है वो ऑपोजिट है, अगर ऊपर वाला क्लॉकवाइज है तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों? नेट फोर्स को जीरो करने के लिए, बिकॉज थर्ड लॉ यहां पे अप्लाई हो जा रहा है कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तो इसे घुमा देगा पूरा, राइट। ये स्टेबल होके एक जगह पे नहीं रह पाएगी, ये भी गोल गोल घूमने लगेगी, ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। तो ये तीन लॉ को हमने लॉज ऑफ मोशन की, न्यूटन्स के तीन लॉ से एनालॉगस करके रोटेशनल के तीन लॉ हमने बनाए हैं, ठीक है। तो अब जो टॉपिक आती है जे के लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या होता है सर? मोशन हमने पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन पढ़ लिया, अब टॉपलिंग क्या होता है? देखो, टॉपलिंग एक ऐसी केस है जहां पे हम पूरी ये कह नहीं सकते कि ये रोटेशनल मोशन कर रही है, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि ये रोलिंग मोशन कर रही है, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। पहली बात तो टॉपलिंग, इसको टिपिंग भी कहा जाता है। टॉपलिंग का मतलब है पलटी मारना या घुलट जाना। देखो, जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा रिमोट है, इसको मैं अपने हाथ पे रखा हूं। अब देखो, इसे मैं अगर फोर्स लगाऊंगा कुछ इस तरह से, देखो मैं कैसे रखा हूं, इसके सरफेस को नीचे रखा, ठीक है, इस पे फोर्स लगाऊंगा, स्लाइड हो रही है, दैट मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन है। बट क्या होगा अगर मैं इसको हाथ पे खड़ा करके ऐसे करके और यहां से फोर्स लगाऊं, यहां से, तो ये क्या हो रही है? टॉपल हो जा रही है। इसे ही कहते हैं हम टॉपलिंग, राइट। ये क्या हो जा रही है? पलटी मार रही है, दैट इज टॉपलिंग। ओके, ऐसा हम बहुत सारे केसेस में देखे। बहुत सारे ब्लॉक्स अगर आप देख लो, या फिर बॉटल वगैरह को देख लो, अगर आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हो तो वो टॉपल कर रही है, लेकिन आप जैसे नीचे से फोर्स लगा रहे हो तो वो थोड़ा स्लाइड कर रही है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम समझेंगे, या फिर इसके पीछे मतलब ये टॉपलिंग
में क्या हो रहा है वो हम समझेंगे। तो उससे पहले देखो, व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी रेजिस्टिंग द चेंज ऑफ मोशन, ठीक है, यूजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नाउ द बॉडी टॉपल्स इफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉल्स आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉल्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अगर मैं इस रिमोट को रोटेट करवाना चाहता, मैं इसके बीच में एक पॉइंट एक्सिस मान के इसको मैं रोटेट कर सकता था, राइट। अब क्या हो रही है, जब मैं टॉपल कर रहा हूं, जब ये टॉपल हो रही है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहां पे आ रही है, राइट। ये अगर मैं ऑब्जेक्ट रखा हूं, इसके एक्सिस और रोटेशन यहां है, तो ये रोटेट कैसी होगी, ऑब्वियसली पलटी मार के रोटेट होगी। मतलब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो जाए, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉल्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर अगर हो रही है तो हम कह सकते हैं एक बॉडी क्या है, टॉपल होगी। एक बॉडी क्या करेगी, टॉपल होगी। तो टॉपल या फिर पलटी मारना का मतलब यही होता है, ठीक है। इसके पीछे के साइंस को समझेंगे कि कैसे शिफ्ट हो रही है, राइट, कैसे शिफ्ट हो रही है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, मैं कंसीडर करता हूं एक ब्लॉक, ठीक है, जो कि रखी है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं यहां पे, राइट। और सबसे अच्छा है मैं इसके अगर डायग्राम को, फोर्स को मैं इधर दिखाऊं, फोर्स लगाया मैं इस तरफ, राइट। अब ये फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से सपोज h डिस्टेंस पे ये फोर्स लगी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या क्रिएट करेगी, एक टॉर्क क्रिएट करेगी, बिकॉज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे देखो, जैसे कि यहां पे डायग्राम मैंने बनाया, तो यहां पे फोर्स की मैं जो पॉइंट ऑफ जो जहां पे अप्लाई हो रही है उसको मैं बहुत ध्यान से लग रहा हूं कि उसको मैं ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, यहां पे स्लाइड होने से बचाएगा कौन, फ्रिक्शन बचाएगा, बिकॉज यहां पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और इसकी एक mg है नीचे, राइट। अभी जस्ट मैंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी रिएक्शन। अब जैसे ही थोड़ा सा मैं फोर्स, अच्छा फोर्स को इसके टॉर्क को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मिला के होता है टॉर्क। टॉर्क क्या क्रिएट करेगा, एक रोटेशनल मोशन क्रिएट करेगा, ठीक है। और कोई भी बॉडी कब रोटेट करती है, जब उस पर टॉर्क या फिर कपल लग रहा हो। कपल मतलब क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क एक्टिंग ऑन दी ऑपोजिट एंड्स, राइट, एक्टिंग ऑन दी ऑपोजिट एंड्स, तो इसी वजह से वो रोटेट कर पाती है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ यहां पे अभी फोर्स अप्लाई किया हूं, बहुत अच्छा, ये टॉर्क को मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, राइट। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आप फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ाओ या फिर आप हाइट को बढ़ाओ, तो हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बढ़ाओ, तो इन दोनों केसेस में ही टॉर्क इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सपोज किया कि मैंने थोड़ा और फोर्स इंक्रीज किया, राइट, या फिर इसकी हाइट को मैंने इंक्रीज की, कुछ भी एक कर सकते, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, जो mg तो है वो सेंटर ऑफ मास से mg लग रही है, लेकिन इसका जो नेट रिएक्शन है वो कुछ शिफ्ट हो जा रहा है, दैट इज हियर, समथिंग ओवर हियर, राइट। तो ये जो शिफ्ट है, सपोज ये x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ शिफ्ट, क्यों हुआ, देखो टॉपलिंग में हम धीरे धीरे घुस रहे हैं, ठीक है। अभी तक टॉपलिंग आया नहीं है, टॉपलिंग होने वाला है। तो टॉपलिंग में हमने क्या जाना था कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो बॉडी के बाहर होनी चाहिए, देन ओनली इट विल टॉपल, राइट। तो अभी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर है, क्योंकि नेट रिएक्शन इस तरफ है, राइट, और ये रोटेट अभी हो भी नहीं रही है, ठीक है। तो ये सपोज करती है h ही है, ठीक है, और यहां पे लग रही है क्या, फ्रिक्शन, ओके। अच्छा ये शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि एक थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा था कि एक टॉर्क अगर क्रिएट होगा तो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट एक और टॉर्क क्रिएट होना चाहेगा, या फिर टेंडेंसी होगी एक और टॉर्क क्रिएट होने की, राइट, थर्ड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अगर देखो ये क्या कर रही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बॉडी को इस तरफ घुमाएगी।
अगर ये बॉडी को इस तरफ यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है तो एक और टॉर्क क्रिएट होगा जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगी इस तरफ। वो क्या होगा, वो ये नेट फोर्स नेट रिएक्शन और एक्स से, एक्स मतलब जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों का जो टॉर्क होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों का जो टॉर्क होगा वो है क्लॉकवाइज। इसी तरह से बैलेंस्ड रहेंगे। अब अगर ये वाला टॉर्क ज्यादा हो जाता है बिकॉज मैं इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता हूं बट मैं इस नेट रिएक्शन को नहीं बढ़ा सकता। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इस पे डिपेंड कर रहा है और ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रही है, अगर ये टॉर्क बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली टॉपल कर जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये जो फोर्स है मैं यहां पे लगाया एकदम पॉइंट पे और ये हाइट हो गई h, राइट। अब मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, मैक्सिमम केस ये हो सकता है कि ये तो फ्रिक्शन लग रही है, mg जहां से लगनी थी वहीं से लग रही है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। अब ये हो जाता है, अगर मैं इस सरफेस को, इसकी बेस को मान लेता हूं b, तो ये आ गया क्या b/2, ठीक है, b/2, इसका आधा कर दिया। तो नेट रिएक्शन यहां से लग रहा है ना, रिएक्शन फोर्स जो है वो यहां से लग रहा है, इसके थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर चल जाएगी, टॉपल हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर चल जाएगी, टॉपल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस केस में ये क्या है, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां से टॉपलिंग स्टार्ट हो रही है, यहां से टॉपलिंग क्या है, स्टार्ट हो रही है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि F क्रॉस मतलब जस्ट टॉपल होने के लिए, फॉर जस्ट टॉपल, F क्रॉस H, और F इंटू H हम सिंपली लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से खेलते हैं, राइट। F इंटू H इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल टू होगी तो नहीं होगी, राइट, ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन किसके, ये वाले टॉर्क से, दैट इज n इंटू एक्स और b/2, राइट, b/2, ये इसका कंडीशन है जस्ट टॉपल, ठीक है। n क्या है, mg b/2, ठीक है। तो यहां से हम फोर्स क्या लिख सकते हैं, मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए, मिनिमम फोर्स चाहिए mg b/2h, ठीक है, mg b/2h हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, और इससे हम मिनिमम हाइट की भी निकाल सकते हैं कि हाइट मिनिमम कितनी चाहिए, तो mg b/2f, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या रखा है, इस केस में फोर्स मिनिमम निकाल रहे, मतलब हमने हाइट को कांस्टेंट रखा है, हाइट मिनिमम निकाल रहे, तो यानी कि हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो, दिस इज द कंडीशन, राइट। ये कंडीशन हो रही है कि जस्ट टॉपल कब हो सकती है, 0 जब इक्वल्स टू होगा तब टॉपल होना जस्ट स्टार्ट हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा तो टॉपल हो जाएगा। तो इसी का रीजन है कि अगर मैं इस रिमोट को जैसे लिया था, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं, भले ही ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसके फोर्स लगा रहा हूं बट फिर भी ये स्लाइड हो रही है, टॉपल नहीं हो रही है। बट इसको जैसे ही मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा रहा हूं फोर्स, तो ये टॉपल हो जा रही है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही ये मैं डिस्टेंस ज्यादा रखा हूं ना, अगर ये डिस्टेंस, रिमोट का केस कंसिडर करते, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, राइट, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब ये वाला क्वांटिटी ज्यादा, तो ये कभी टॉपल होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस इसकी कम है, h कम है, और b/2 जो है वो बहुत ज्यादा है, b/2 इज ग्रेटर देन h,
तो ये वाला ज्यादा है, तो इसको टॉपल से रोकने वाला जो टॉर्क है वो ज्यादा है, तो इसलिए ये स्लाइड होते जा रही है। बट जैसे ही ऐसे करता हूं तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे मैं इसको लंबा कर देता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाती है कम। तो जैसे ही फोर्स लगाओ, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन चली गई बाहर, ये हो जाएगा टॉपल। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा क्या? टॉपल। अब इसके ना कुछ केसेस है, उसको मैं कंसीडर करके बताता हूं कि सपोज इसके कुछ मैं केस कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो है कि अगर हाइट जो है वो h मिनिमम हाइट से कम है, राइट? अगर मिनिमम हाइट जितनी चाहिए होगी टॉपल होने के लिए, उससे अगर कम हाइट है तो यहां पे टॉपलिंग नहीं होगी। और अगर फोर्स जो है वो किससे कम है? फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू mg से कम है। तो इस केस में क्या होगा? ना तो टॉपलिंग होगा, राइट, नो टॉपलिंग, ना ही इसमें स्लाइडिंग होगा, राइट, क्योंकि स्लाइडिंग होने के लिए भी तो फ्रिक्शनल फोर्स के आगे बढ़ना चाहिए, तो यहां पे स्लाइडिंग भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर मैं कंसीडर, ये है पहला केस। दूसरा केस क्या है कि चलो यही वाला है, दैट इज हाइट जो है वो कम है मिनिमम हाइट से, तो मिनिमम हाइट से कम है तो टॉपलिंग नहीं होगी, लेकिन फोर्स जो है वो इक्वल टू है म्यू mg से। तो यहां पे क्या है? इक्वल टू जैसे ही होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाती है काम करने। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट होगी, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड, यहां पे हम क्या लिखते हैं? अबाउट टू स्लाइड। ठीक है, अगर तीसरा केस कंसीडर करें कि हाँ हाइट तो हाइट मिनिमम से कम है, मिनिमम हाइट से कम है, तो इसका मतलब टॉपलिंग होगा नहीं। लेकिन अगर फोर्स ज्यादा हो जा रहा है किससे? म्यू mg से, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो यहां पे क्या होगा? स्लाइडिंग होगा। तो स्लाइडिंग बट नॉट टॉपलिंग, जो कि हो रहा था उस रिमोट के केस में जब मैंने उसे इस तरह से रखा था। ठीक है, अब देखो, अगर कंडीशन लेते हैं हम कि हाइट जो है वो बराबर है मिनिमम हाइट की, और ये जो फोर्स है ये बराबर है किसके? म्यू mg से, तो यहां पे अबाउट टू हम टॉपल लिख सकते हैं, अबाउट टू टॉपल। या तो टॉपलिंग स्टार्ट होने वाली है और स्लाइडिंग भी स्टार्ट होने वाली है। और अगर हाइट बढ़ जाती है मिनिमम हाइट से, मिनिमम हाइट से अगर हाइट बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा? वो केस टॉपलिंग का केस आ जाएगा। मिनिमम हाइट से बढ़ रही है तो हमें इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला फोर्स तब हम ये कोई काम का रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर टॉपलिंग हो रही है तो इसका मतलब स्लाइडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर मिनिमम हाइट से बढ़ गया तो ये टॉपल हो जा रही। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे केसेस। एक छोटा सा एग्जांपल, a square plate of side A and mass m is lying on a horizontal floor, a force F is applied at the top। ठीक है, find the maximum force that can be applied on the square plate so that the plate does not topple about A। मतलब कि अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है, तो इसकी साइड्स क्या है? A। इसके टॉप में क्या कर रहा हूं? एक फोर्स अप्लाई की जा रही है, ठीक है, फोर्स का अप्लाइड की जा रही है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखी गई। इसका मुझे कंडीशन बताने की टॉपल कब नहीं करिए, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा जब टॉपल नहीं करेगी। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब ये पूरी की पूरी ऊपर लगाई जाए, मतलब एट डिस्टेंस ए, राइट। और इस केस में क्या होगा? जो रिएक्शन होगा वो कुछ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। रिएक्शन जो होगा वो कुछ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इसके हाफ से, दैट इज a/2 पे, और यहां इसके बीचों बीच से लगेगी क्या? mg, राइट। यही तो हमने समझा ना। तो फोर्स इनटू साइड, एक्सीलरेशन मत समझना, इनटू साइड a दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी, जब मैक्सिमम होता है तब इक्वल टू होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू a/2। तो ये क्या हो जाएगी? FA इक्वल्स टू mg a/2। ठीक है, तो a विल कैंसिल आउट, साइड्स है, तो मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो mg/2 अगर हम अप्लाई करेंगे तो इतना मैक्सिमम फोर्स तक वो टॉपल नहीं होगा। जैसे ही mg/2 से थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये ऑब्जेक्ट जो है ये टॉपल कर जाएगी, पलटी मार देगी। समझ में आ गई बात? बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था।
एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एग्जांपल है, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ हाइट h and radius r is placed with its circular face on a rough inclined plane and the inclination of the plane to the horizontal is gradually increased. Okay, if mu is coefficient of friction, then under what condition of the cylinder mu that is sorry a it will slide before toppling or it will topple before sliding. ठीक है, देखो दो केस है, स्लाइड बिफोर टॉपलिंग मतलब हमें वो कंडीशन निकालना है कि जब ये स्लाइड होने के बाद टॉपल हो, और वो कंडीशन निकालना है कि जब ये टॉपल हो फिर जाके स्लाइड करे। ठीक है, तो देखो दोनों के केस में हम क्या करेंगे, एक हम इंक्लाइन प्लेन पहले बना लेते हैं भैया, ठीक है, जिसकी इंक्लिनेशन एंगल को हमने माना थीटा। इस पे देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिलेंडर है लेकिन उसको ऐसे रखा गया है कि उसका जो फेस है वो इस तरह से रखा गया है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है h और रेडियस है r, ठीक है, रेडियस है r, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इसको अगर मैं सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन देखूं सामने से तो ये मुझे एक रेक्टेंगल जैसा यहां से नजर आता है, ठीक है। इसका मैं दिखता हूं यहाँ पे लग रहा है इसका mg, सो इस एंगल में लगेगा क्या mg cos थीटा, यहां पे क्या लगेगा sin थीटा mg, और यहां पे इसका लग रहा है नेट रिएक्शन, और इस तरफ है एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो कंडीशन हम देखते हैं कि जब ये स्लाइड करेगा, फॉर स्लाइडिंग, स्लाइड कब कर सकता है, जब फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर दे, यानी कि mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन f दैट इज mu mg cos थीटा। अब म्यू mg cos थीटा क्यों लिखा ये मत पूछना, देखो mg फोर्स क्या है म्यू इंटू एन, ठीक है, n क्या है म्यू इंटू ये n है mg cos थीटा, ठीक है, हर बार थोड़ी ना बताऊंगा, ठीक है, म्यू mg cos थीटा यहां पे लिखा है। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, mg विल कैंसिल आउट, सो सिंपली tan थीटा, ठीक है, tan थीटा जब ग्रेटर देन म्यू होगा, म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, तभी ये स्लाइड कर पाएगी, राइट। तो ये पहला कंडीशन, और इसके बाद स्लाइड करके अगर टॉपल होना है, सो फॉर टॉपलिंग हम क्या लिख सकते हैं, फॉर टॉपलिंग हम क्या लिख सकते हैं, टॉपलिंग के लिए क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जहां से फोर्स लग रही है, तो ये फोर्स है mg sin थीटा, ये कहां पे लग रही है बीचों बीच, मतलब h अगर ये लेंथ है तो इसका बीचों बीच क्या हो जाता है h/2, सो mg sin थीटा इंटू h/2, ये अगर बड़ा टॉपल होने के लिए किसके बराबर होना पड़ेगा, n इंटू, ये अगर ग्रेटर होता है जस्ट टॉपल क्या हो जाएगा n इंटू दैट इज म्यू mg cos थीटा, और ये कहां पे लग रहा है म्यू mg cos थीटा इंटू r, ये रेडियस पे लग रहा है, जब यहां पे आ जाए इसका तो ये टॉपल हो सकता है इंटू रेडियस r। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हमारे पास आ जाएगा दैट इज ये म्यू mg विल कैंसिल आउट, इसका मतलब साइन थीटा इधर आया तो हो गया, cos थीटा इधर आया तो हो गया साइन tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू r बाय 2h, राइट, सॉरी 2 म्यू r बाय h, म्यू r बाई h। अगर ये कंडीशन होता है 2 म्यू r बाई h से बड़ा हो क्या tan थीटा, तो ये हो सकता है। इससे हम ये भी डिराइव कर सकते कि ये देखो यहां पे एक इक्वेशन है tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, और यहां पे आया इक्वेशन tan थीटा इज ग्रेटर देन 2 म्यू r बाई h, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि म्यू शुड बी लेस देन 2 म्यू r, और सिंपली हम लिखेंगे यहां पे 2r
बाई एच। अगर ये केस होता है, अगर ये केस होता है तो ही क्या होगा, टॉपल हो पाएगा, सॉरी तो ही क्या होगा, स्लाइड करेगा बिफोर टॉपलिंग। ओके, नाउ अगर दूसरा कंसीडर करते हैं कि टॉपल्स बिफोर स्लाइडिंग, तो क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2r बाई एच, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2r। अच्छा, यहां पे म्यू क्यों लिखा मैंने, देखो यहां पे एक सिंपल सा मिस्टेक हो गया है, सिंपल सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहां पे तो फ्रिक्शन कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो सिंपली होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा इंटू आर। ये वाली कौन है, ये वाला फोर्स जो इसके साथ बैलेंस हो रहा है ना, mg cos थीटा इंटू आर, दैट इज दिस रेडियस, राइट, n इंटू आर कर रहे हैं ना, n इंटू आर कर रहे हैं, तो यहां पे म्यू नहीं आएगा, म्यू नहीं आएगा। यहां पे क्यों किया था, क्योंकि यहां पे म्यू इंटू एन था, यहां पे सिर्फ n है, mg cos थीटा, ठीक है, तो एक सिंपल सा मिस्टेक हो गया था। तो 2r बाई एच, तो 2r बाई एच से अगर म्यू कम हुआ तो ये क्या होगा, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, तो कंडीशन हो जाएगा ए का। और ये क्या होगा, अगर 2r बाई एच से ज्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, ठीक है। मास अटैच्ड टू अ सिलेंडर विथ अ थ्रेड, तो जब एक सिलेंडर में हम थ्रेड को लगा के, थ्रेड को लपेट के उस पर कोई मास लगाते हैं, तो जैसे ही वो खुलती है तो क्या हमें दिखता है कि वो सिलेंडर जो है वो भी रोटेट हो रही है और थ्रेड वो जो है वो नीचे जा रही है, ठीक है। ऐसा हम प्रैक्टिकली कहाँ देख सकते हैं, जो स्विंग मशीन है, जो सिलाई वगैरह मशीन है, उसमें जो हम वो धागे का रोल देखते हैं, राइट, तो जब धागा निकलता है वहाँ से, आप अगर धागे को खींचते तो आप देखोगे वो रोल भी जो कि एक सिलेंडर के शेप में वो भी रोटेट कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो उसकी जो लटाई होती है ना, जिस पे धागा लपेटा हुआ होता है, उस पे भी हम ये सेम केस नोटिस कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर एक सिलेंडर है और इस पे हमने एक धागे को लपेट के रखा हुआ है, ठीक है, और ये नीचे गिर रही है, राइट, तो नीचे गिर रही है मतलब इस पे कुछ खिंचाव आ रहा है, दैट इज द टेंशन, राइट, ये क्या है, इसकी टेंशन है, और ये क्या है, रोटेट कर रही है, राइट, तो अगर टेंशन और रोटेट कर रही है तो ये वाला मोशन क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन हो रहा है, और इससे बैलेंस कर रहा है कौन, ये टेंशन, ठीक है। तो इस केस में, अच्छा सिलेंडर का केस है, उसके अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से हम उसे देखें तो वो क्या है, वो एक डिस्क जैसा है, डिस्क है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, I इक्वल्स टू 1/2 mr², यही तो होती है, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर के केस में इसको नेट फोर्स से इक्वेट करूं तो नेट फोर्स यहां पे क्या लग रहा है, फोर्स इक्वल्स टू जो टॉर्क लग रहा है, दैट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाउ। तो सिलेंडर रोटेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें टॉर्क लग रही है, तो टॉर्क क्या है, फोर्स, फोर्स क्या है, अब टेंशन, टेंशन इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द रेडियस आर, ये हो गया टॉर्क, ठीक है। और क्या हो सकता है, इस यही इक्वल्स टू है I इंटू अल्फा से, ये इक्वल्स टू है किसके, I इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं TR इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, और यहां से हम कैसे लिखेंगे आगे, A अल्फा क्या है, A बाई आर, A बाई आर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू IA बाई r², सॉरी टॉर्क नहीं, टेंशन इक्वल्स टू IA बाई r², ये हो गया। अब थ्रेड के लिए अगर इस पे कोई मास लगी है, सपोज m मास लगी है, तो ये इसके नीचे क्या लग रही है, mg, तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, इसका नेट फोर्स का इक्वेशन अगर हम निकाले तो कैसे निकलेगा, दैट इज mg माइनस t इक्वल्स टू ma, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रही है, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, तो अब यहां से mg माइनस टी क्या है, IA बाई r² इक्वल्स टू ma, तो यहां से mg इक्वल्स टू a इंटू m प्लस I बाई r², ठीक है, m प्लस I बाई r²। यहां से एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, mg बाई
m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, हाफ एम आर स्क्वायर, और यहां पे हम एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के टर्म में आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूं इस इक्वेशन को, एम के स्क्वायर लिखेंगे तो एम एम निकल के यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ की एक्सेलरेशन जो आएगी वो क्या आएगी, जी बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं इस पे पुट करूं, यहां पे पुट करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। अच्छा, टेंशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एम के स्क्वायर ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू मैं यहां पे अगर पुट कर दूं तो टेंशन मुझे क्या मिल जाएगा, एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू जी बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बहुत ही सिंपली ये आ गया। ओके, तो ये था टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, इससे बेस्ड छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं जेईई में, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन का चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी सब वीडियोस के लिए बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। So thanks for being here and have a great day.